हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ पे आज जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे ये एक्चुअली यहाँ से हमको पता चलेगा कि कूलॉम्स लॉ कैसे काम करता है, कूलॉम्स लॉ कैसे बना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमको समझना है तो ये और सेम आपका चैप्टर 4 जब आएगा तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। दोनों में सब कुछ चीजें आज के बाद जो भी पढ़ेंगे वो सिमिलर होती हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E यूज करेंगे, वहां पे चैप्टर 4 में मैग्नेटिक फील्ड के लिए B यूज करेंगे। और सारी की सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा बताने के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मैग्नेट्स को देखे हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को देखा नहीं है आप लोगों ने। तो जो देखा है वो जल्दी समझ में आता है हमको। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए पहले थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो देखिए, सब लोगों ने बचपन में देखा होगा जरूर, अगर एक मैग्नेट लें, सपोज दैट यहाँ पे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और इस मैग्नेट के पास कोई आयरन पीस लेके आए तो क्या होता है, ये मैग्नेट क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे ही थोड़ा और दूर कर दें तो भी आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। थोड़ा और दूर कर दें तो हो सकता है यहां से ये आयरन को अट्रैक्ट ना कर पाए। दैट मीन्स क्या, ये मैग्नेट अगर यहाँ पे आयरन रखा है यहां से भी अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ आयरन रखा है यहां से भी अट्रैक्ट कर लेगा। मीनिंग क्या, हम क्या समझते हैं इस प्रोसेस से, हम समझते हैं कि ये जो मैग्नेट है अपने आसपास एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहा है जिस स्पेस के अंदर अगर कोई आयरन पीस आएगा तो वो क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। और जो स्पेस डेवलप होता है इस मैग्नेट के चारों तरफ, वो स्पेस ही क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। बट यहाँ पे चार्ज में थोड़ा सा अंतर होगा, यहाँ पे जस्ट ओनली अट्रैक्शन होता है, बट चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। तो चार्ज के लिए, क्योंकि चार्ज हमारा कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। अब हम समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इसलिए बताया क्योंकि ये आपने देखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम देखें तो सपोज दैट एक कोई चार्ज है प्लस Q चार्ज। इस चार्ज के पास में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो हमने पढ़ा, कूलॉम ने क्या बोला कि जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा ये उसके ऊपर, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। यहाँ पे अगर कोई चार्ज आ गया तो भी ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। तो सिमिलर प्रोसेस, अगर कोई भी चार्ज है और उसके आसपास एक रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज उस चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है। और जो रीजन डेवलप होता है, क्रिएट होता है चारों तरफ उस चार्ज के, वो रीजन ही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक फोर्स की लाइन जनरेट कर रहा है। इसके अंदर, इस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो ये चार्ज उस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमने क्या करा, इस चीज को समझने के लिए एक चीज हम यहां से बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्या बोल सकते हैं, आप सब लोग लिख लीजिए इसको। क्या सीखा हमने कि अगर कोई भी चार्ज है, उस चार्ज के आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है। और जो स्पेस डेवलप होता है, जो रीजन डेवलप होता है उस चार्ज के चारों तरफ, वही रीजन क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, अराउंड एवरी चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। हर एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, हर एक चार्ज अपने आसपास एक स्पेस डेवलप करता है, जिस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो वो उसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम एक दूसरी बात बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
अब यहाँ पे हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली में किसको शो करती है? फोर्स को शो करती हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में हमारा अप्लाई होगा। तो ये हम बात समझते हैं। अब अगर हम देखें इसको तो कैसे करा गया एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे करा गया कि यहाँ पे एक चार्ज लिया गया, पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया, प्लस क्यू चार्ज हो गया, और इस चार्ज के पास में एक बहुत छोटा चार्ज लिया गया, एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। इस चार्ज को हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमेशा ये चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये चार्ज है, ये कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो ये चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम दूसरा चार्ज रख सकते हैं, एक माइनस क्यू चार्ज रख सकते हैं। इसके पास में अगर यही पॉजिटिव चार्ज लेके आए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इसके ऊपर कैसा करेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? रिपल्सन होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। मतलब अगर हम समझें इसको तो हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज अगर मान लीजिए यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा। दैट मीन्स क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। जबकि वहीं पर अगर हम नेगेटिव चार्ज लें और उसके पास में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएं तो वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगा? आउटसाइड डायरेक्शन में। जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा? इनवर्ट डायरेक्शन। कैसा होगा? इनवर्ट डायरेक्शन। तो हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? आउटसाइड डायरेक्शन में। जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगा? इनवर्ट डायरेक्शन में। अब बात ये आती है, कोई पूछ सकता है, तो इसका मतलब हम क्या सीखे कि हर एक चार्ज जो प्रेजेंट है वो क्या अप्लाई कर रहा है अपने आसपास? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई अगर पूछे कि सर ये क्यू नॉट भी तो अप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नहीं। ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमको ये पता करने के लिए हमने इस चार्ज को डेवलप करा, और ये क्या है? वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं रखता। जस्ट इसको इसलिए लिया गया एक्सपेरिमेंटली, ताकि हमको ये पता चल सके कि कोई चार्ज किसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो ध्यान रखिए इस चीज को कि ये जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसमें इसका कोई भी रोल नहीं होता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, बाद में हम देखेंगे एक फॉर्मूला, वहां पे इसका यूज है। बट फिर भी अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो हम बोल सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने में उसका कोई भी योगदान नहीं होता। अब देखिए, हमको ये तो पता चल गया कि किसी भी चार्ज के आसपास एक स्पेस, एक रीजन सराउंडिंग में डेवलप होता है, जिस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वो जो फील्ड है वो होती कितनी है, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सब लोग ध्यान रखिए, यहां से न्यूमेरिकल बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक चीज को समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही क्या है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखिए सिंपल जो डेफिनेशन है क्या,
it is the ratio of electrostatic force per unit test charge per unit positive test charge कितना फोर्स अप्लाई हुआ। तो देखिए कैसे शो करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 और क्या होता है FE डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये देखिए बहुत सारी बुक में ये लिखा होता है लिमिट Q नॉट टेंस टू 0। इसका मीनिंग क्या कि जो Q नॉट है वो टेंस टू 0 का मीनिंग क्या कि बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और दूसरी बात क्या, हमेशा इसको क्या लेना है, पॉजिटिव चार्ज के जैसा मानते हैं। हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज के जैसा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसको हम देखते हैं कि आखिर ये आएगा कितना, कैसे होगा। तो देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन हम कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमने मान लिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है सॉरी, इसके पास में एक क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। हम जानते हैं अगर इनके बीच में हम फोर्स निकालें कूलॉम्स लॉ की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो फोर्स होगा इनके बीच में वो कितना होगा, हम जानते हैं कि Q1 जो होता है Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। ये आ गया। अब हमने अभी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिंपल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पुट करें अगर वैल्यू, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया हमारा, कि Q नॉट बाय R² डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, KQ बाय R²। क्या आ जाता है, KQ बाय R²। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखिए आप लोग, चीजों को समझिए कि चीज को K क्या है, वही कांस्टेंट हमारा जो कांस्टेंट यूज कर रहे थे हम, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अगर एयर है, वैक्यूम है और या कुछ भी है तो K की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, K जो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है हमको पता है। अगर एयर वैक्यूम है 90% क्वेश्चन से हम क्या यूज करेंगे, 9 × 10⁹। यहाँ पे ये Q कौन सा चार्ज है, वो चार्ज जिसकी वजह से हम किसी पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। दूसरा ये किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। तो हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, किसी चार्ज पे, किसी चार्ज के थ्रू किसी दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाने की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो कुछ कुछ हम बातें यहां से समझते हैं फॉर्मूले से इसके। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ध्यान से देखते रहिए, जो भी है लिखते रहिए उसको खुद से नोट्स बना के। तो बात हमको पता चली कि E = क्या हो गया, KQ बाय R²। तो अगर हम देखें तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज, जो भी चार्ज हम यूज कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला याद करिए फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था KQ1 Q2 बाय R²। दोनों में यहाँ पे एक जो चार्ज था जस्ट उसको हमने क्या ले लिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया। तो ऐसे हमको फॉर्मूले याद करके चलने हैं ताकि आपको फॉर्मूले याद रहें। क्यों, क्योंकि ये जो सेगमेंट है 12th क्लास का फिजिक्स का जो सेगमेंट है, यहाँ पे आपके बहुत सारे फॉर्मूले होंगे और सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें याद करके चलेंगे तभी हम न्यूमेरिकल्स अटेंड कर पाएंगे। तो देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो गई और फोर्स ये हो गया। तो क्वेश्चन कभी कोई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हमारे CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में,
फाइंड द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस और फोर्स एंड डिस्टेंस। फाइंड द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस और फोर्स एंड डिस्टेंस। दोनों का अगर एक साथ ग्राफ बनाना है तो देखिए क्या हमको पता है, अगर हम ग्राफ बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स है वो भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किसको फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ग्राफ जो बनाएंगे यहाँ पे R, यहाँ पे E और F, तो दोनों का जो ग्राफ होगा कैसा होगा, सेम लाइन पे होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो याद देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या, अब इसको समझते हैं और थोड़ा सा हम। मान लीजिए वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है Q2। समझिए इसको न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए आप सब लोग। यहाँ पे कोई पॉइंट है P, हमको पता है इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे क्या जनरेट हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? अभी पढ़ा हमने, कोई भी चार्ज, एवरी चार्ज क्रिएट ए इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये हो गया R1। ऐसे ही ये Q2 भी इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप कर रहा होगा, डिस्टेंस हो गया R2। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते थे, हम क्या करते थे, इंडिविजुअली हर एक चार्ज के बीच में फोर्स निकालते थे और सबको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। सेम टू सेम प्रोसेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो क्या, तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। सेम वही प्रोसेस, पहले E1 की वजह से निकालेंगे, फिर E2 की वजह से। E1 कितना होगा, KQ1 बाय R1 स्क्वायर, और E2 कितना होगा, KQ2 बाय R2 स्क्वायर। सपोज दैट और चार्ज होता है यहाँ पे, Q3 होता, Q4 होता, तो सेम वही जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में था। दैट मीन्स जितने भी चार्ज हैं उनको इंडिविजुअल निकालो और सारे के सारे चार्ज को आप क्या कर दो, वेक्टर सम भी कर सकते हैं, वेक्टर सम कर दो तो आपको क्या हो जाएगा, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी है तो ये भी किसको फॉलो करता है, इट ऑल्सो, लिख लीजिए, इट ऑल्सो फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट ऑल्सो फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसको फॉलो करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। क्यों? क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा आपका न्यूमेरिकल करने में। और ध्यान रखिए, मैं बार बार, मैंने लेक्चर भी दिया न्यूमेरिकल का अलग से दिया, बट आप लोग उसको देखिए। क्यों? फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होगा, आपको न्यूमेरिकल जैसे भी करने पड़ेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर बिल्कुल बेसिक बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें, नीट और जेई में तो टोटल 100% आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट अगर सिंपल हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि 70 to 60% आपको या तो डेरिवेशन करना पड़ेगा या आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ में, मेरे साथ में इस वीडियो को पढ़ते पढ़ते आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। जो भी दिक्कत है अगर आपको, प्लीज कमेंट में लिखिए। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया, जो भी सिंपल अभी तक हमने पढ़ा। क्वेश्चन अगर हम देखें तो बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज मान लिया हमने Q1 और एक चार्ज हमने मान लिया Q2। ये जो Q1 है चार्ज, ये आपको दे रखा है 16 माइक्रोकूलम, और जो Q2 चार्ज है वो आपको दे रखा है 4 माइक्रोकूलम। Q2 चार्ज जो दे रखा है 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, आगे बोल रहा है सस्पेंडेड इन वैक्यूम। कहां पे रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। बोल रहा है 2 चार्ज हैं, Q1 Q2 पॉइंट चार्ज। Q1 है आपका 16 माइक्रोकूलम, Q2 है आपका 4 माइक्रोकूलम, और दोनों सेपरेटेड बाय द वैक्यूम। कहां पे रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मीटर। आगे बोल रहा है आपको
फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0. फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0. क्यों पूछा गया, और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन. तो ध्यान से देखिए, Q1 हमको पता है, Q1 भी क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा इन बिटवीन, और यहाँ पे एक लाइन थी इन बिटवीन द चार्ज. ये नहीं भी पता होगा तो आप खुद से पता कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन को थोड़ा सा और करते हैं, Q1 थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, Q2 हमको पता है इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर. ये जो भी है, Q1 पॉजिटिव चार्ज है, यही बोला. Q2 भी क्या है, पॉजिटिव. हमको पता है पॉजिटिव, पहले इसको भूल जाइए. कैसे करेंगे क्वेश्चन, इनके बीच में वो कहीं पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, 0 होना है. वो हमको क्या पता करना है कि वो पॉइंट कहाँ पे है. तो देखिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जो अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा कहाँ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में. मतलब इधर कहीं होगा वो पॉइंट, कहीं पे भी हो सकता है. हमने मान लिया इस पॉइंट को, एक पॉइंट P हो गया. Q2 ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से भी कहाँ होगा, आउटसाइड. आउटसाइड क्या होता है, ये होता है, या तो इधर होगा या इधर. तो इसने बोला है इन बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में, तो हमने मान लिया इधर है. तो दोनों की वजह से हमने पॉइंट मान लिया, ये हो गया आपका P मान लिया. अब अगर Q1 चार्ज से इसकी डिस्टेंस में मान लूँ इस पॉइंट की, सपोज दैट मैंने मान ली डिस्टेंस R, तो इस Q2 चार्ज से जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी होगी. तो वो डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, टोटल कितना है 3 मीटर. कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर. तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बचेगी, क्योंकि टोटल कितना है 3, उसमें से ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया R, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस R हो जाएगा. ठीक है. तो अब हम इजिली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद से करिएगा एज ए होमवर्क. यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं मैं कि उस पॉइंट पे पहले से बोल रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब इसकी वजह से मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2. तो कब 0 होगा, जब E1 एग्जैक्टली इक्वल टू किसके हो, E2 के हो. जब भाई दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम आ रहा होगा तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, E1 इधर है और E2 आपका इधर है. तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0. इसलिए बोलता हूँ वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जस्ट आपको E1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, E2 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आंसर प्लीज सेंड करिए कमेंट बॉक्स में. थैंक यू. आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा. जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता चलेगा. तो प्लीज जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपकी इंक्वायरी है या जो सजेशन है प्लीज कमेंट में हमको लिखते रहिए. थैंक यू.